यूपी टेट और सुपर टेट में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो वर्णमाला जो होती है, वर्णमाला से मैं समझता हूँ कि 5-7 प्रश्न आते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन महत्वपूर्ण हैं। अगर अच्छी प्रकार से आपने वर्णमाला को पढ़ लिया तो निश्चित है कि 5-6 प्रश्न आपके वर्णमाला से आ जाएंगे और वह आपके चाहे टेट में हो चाहे सुपर टेट में हो, बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके गुणांक बनाने में। तो देखिए, आज सिर्फ हम इसका सामान्य परिचय आपको देंगे। देखिए, सबसे पहले तो आता है अपठित अनुच्छेद। अपठित अनुच्छेद का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रश्नों के अंतर्गत आती हैं, जो चीज़ आप पढ़े नहीं होते हैं वह कहीं से भी किसी प्रकार से भी पूछ दिया जाता है, उस पर आधारित प्रश्न होते हैं। उसके बाद हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला मुख्य रूप से इसमें अहम भूमिका निभाती है। स्वरों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार और किस किस प्रकार से व्यंजन होते हैं, उनका उच्चारण किस किस प्रकार से होता है, कहाँ कहाँ से होता है। तो देखिए, जो हिंदी वर्णमाला है इसमें वर्ण का मतलब होता है एक एक अक्षर, उसमें स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वरों में स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर वह होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ। यह क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। अगर हम बोलते हैं तो इनके उच्चारण में हमारे मुख को कम आवाज़ निकालनी पड़ती है, या हम स्वयं महसूस करते हैं कि इनके उच्चारण में हमारी कम ऊर्जा लगती है। उसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? उनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगुना ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दुगुना ऊर्जा के कारण उन्हें हम दीर्घ कहते हैं। और प्लुत स्वर वह होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ दोनों से ज़्यादा समय लगता है, अर्थात इनका उच्चारण हम इस प्रकार कर सकते हैं जैसे ओम। तो यह ओम जो है यह दीर्घ स्वर का एक उदाहरण है। इसके बाद आपकी के व्यंजन आते हैं, वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन आते हैं। तो व्यंजनों में देखिए, कुछ व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है, कुछ होते हैं जिनका उच्चारण तालु से होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण दांत से होता है और कुछ ओठ से उच्चरित होते हैं। तो क्रमशः ऐसे ही व्यंजनों के ऐसे ही प्रश्न भी बनते हैं इन्हीं व्यंजनों में से। और हम क्या करते हैं, अगर अच्छी प्रकार से उस पर हमारा कमांड नहीं है, अच्छी तरह से जानकारी नहीं है, तो निश्चित है कि वह प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। तो देखिए, इन व्यंजनों में वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, यानी सभी, यानी क से लेकर के प वर्ग तक जितने भी 5 वर्ग हैं उनके उच्चारण स्थान भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे पूरे क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु, ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत और प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। इसके बाद आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों के बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों के बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। तो यह सब निश्चित रूप से बिना जानकारी के, अगर अच्छी प्रकार से आपकी उस वर्णमाला पे कमांड नहीं है तो ऐसा होता है कि आता हुआ प्रश्न आप भूल जाते हैं। जैसे पूछ लिया च, तो आप जानते हैं कि च का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। और तालु के अंतर्गत च वर्ग में जितने हैं
सबका होता है। अब उसी में सिर्फ य जो है अंतिम, उसको पूछ दिया तो वर्ग के अंतर्गत तो सभी क्या हैं, सभी कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ से उच्चरित होते हैं, पांचों वर्गों के। लेकिन जब आप अंतिम व्यंजन पे जाएंगे तो वह अनुनासिक होता है, उसका उच्चारण होता है नासिका से। ङ, य, ट, न और म, यह वर्गों के अंतिम व्यंजन है और उनका उच्चारण होता है नासिका से। नासिका का मतलब नाक से ही वे उच्चरित होते हैं। आप स्वयं महसूस कीजिए, आप जब भी उच्चारण करते हैं तो क, ख, ग, घ, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ज्यों ही पंचमाक्षर पे जाते हैं तो वहाँ पे नासिका का प्रयोग होता है। ङ, देखिए नाक का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से यह तो हो गए कंठ से उच्चरित होने वाले व्यंजन, कंठ। दूसरा वर्ग है वह तालु से उच्चरित होता है, उसमें च, छ, ज, झ और फिर इसके बाद अंतिम जो है य, उसमें भी नासिका का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद तीसरा जो वर्ग है वह है मूर्धा से उच्चरित होने वाला। मूर्धा, मूर्धा का मतलब होता है, देखिए गांव में आप सभी लोग, ज़्यादातर लोग गांव से जुड़े होंगे। गांव में एक अरहर, एक दाल की फसल होती है, तो अरहर से, अरहर जिन खेतों में बोई जाती थी उन खेतों में उनको काट करके और उसका एक गट्ठर बनाया जाता था पहले, और उस गट्ठर को बांधने के लिए उस अरहर की जो पतली पतली डंठलियां होती थी उनका प्रयोग होता था। उसी में मोड़ करके एक गांठ लगती थी जिसको हम कहते थे मूर्धा, मूर्धा गांठ। आज भी गांव में अगर आप गांव के लोगों से पूछेंगे कि मूर्धा गांठ क्या होती है तो वो बता देंगे। तो जब हम ट, ठ, ड, ढ का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारी जिह्वा मुड़ जाती है, मूर्धा की गांठ के आकार की आकृति बनती है हमारे मुख के अंदर, हमारी जिह्वा से, और इसीलिए उसको हम कहते हैं मूर्धा। तो ट से लेकर के और ढ तक के वर्णों का उच्चारण किसके अंतर्गत होता है, मूर्धा के द्वारा। और अंतिम जो अनुनासिक है ण, वह तो अनुनासिक है, नासिका का प्रयोग उसमें होना है। इसके बाद आप देखते हैं जो चौथा वर्ग है त वर्ग, त, थ, द, ध, इनका उच्चारण किससे होता है, वह दांत से होता है। दंत का मतलब क्या, दांत। जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा जा करके हमारे दांतों में क्या करती है, टच करती है, स्पर्श होता है इससे, जिसके कारण हम इसको क्या कहते हैं, इसको दंत ध्वनियों के नाम से जानते हैं। दंत ध्वनिया का मतलब दांत से उच्चरित होने वाले वर्ण। और इसका जो अंतिम वर्ण है न, वह अनुनासिक के अंतर्गत आता है। प, फ, ब, भ, यह क्या है, यह ओष्ठ से उच्चरित होने वाली ध्वनियां हैं। इनके उच्चारण में ओष्ठ का महत्वपूर्ण स्थान है और यह ओठ के द्वारा उच्चरित होती हैं। इसके बाद इसमें म जो है वह अनुनासिक होता है। इसके बाद आपका आता है अंतस्थ व्यंजन, यह अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। अच्छा देख लीजिए, अंतस्थ व्यंजन जो हैं, अंतस्थ का मतलब जिनका उच्चारण हमारे अंतःकरण से होता है, अंतःकरण से जो उच्चरित होते हैं उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन का मतलब है जिनके उच्चारण में हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा। स, ख, स, ह, स, ख, स, ह। ख देखिए मूर्धन्य स को ख ही बोला जाता है, अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं स, ह, ऐसी बात नहीं है, उसको मूर्धन्य ख बोला जाता है। तो स, ख, स, ह। और इसके बाद आप आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है जो सिर्फ अपने आप में नहीं
बल्कि किसी के जुड़ने से बने हैं। तो इसमें है छ त्र ज्ञ। छ का मतलब क और स, क भी नीचे हलंत, और देखिए इस तरह से इसको लिख दे रहे हैं क, यह भी देखिए आधा है, यह भी क्या है, इस प्रकार से हलंत इस पर भी है, और ये क्या हो गया, यह छ बन गया आपका। यह संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, क और स से बना है छ। इसके बाद तो त्र है, तो त्र का तो और धन क्या हुआ, र बराबर क्या हुआ, त्र। इसके बाद क्या है, ज्ञ, क्या है, ज्ञ, तो ज, और इसमें क्या जुड़ा है, ञ बराबर क्या हो गया, ज्ञ। तो यह क्या है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। एक स्र, स्र को भी हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत ही मानते हैं, लेकिन यह कैसे बनता है, स धन र, इस प्रकार से बनता है। तो यह वर्णमाला के अंतर्गत आपकी सामान्य जानकारी होगा। इसके बाद देखिए आपका आता है मात्रिक और मात्रिक वाक्य रचना, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्हों का प्रयोग। तो यह तो टॉपिक के अंतर्गत आएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि, वचन, लिंग एवं काल, संधि। संधि में देखिए संधि 3 प्रकार की है, आप लोग जानते ही हैं। संधि 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यह संधि के अंतर्गत होगा, और उसमें प्रत्येक संधियों के सूत्र भी हैं, सूत्रों के अनुसार संधि पढ़ेंगे आप लोग। समास है, अलंकार है, अलंकरोति इति अलंकारः, अलंकार के अंतर्गत शब्दालंकार, अर्थालंकार, और एक होता है उभयालंकार, लेकिन उभयालंकार नहीं, शब्दार्थ ही बहुत है। जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्य और वृद्धि के लिए आभूषण पहनती हैं, उसी प्रकार कविता भी एक सुंदर स्त्री के समान होती है, और उस कविता रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। कवि और लेखक, कवियों और लेखकों के जो रचनाएं हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, आपके टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं में निश्चित रूप से आता है। जैसे मान लीजिए सूरदास की रचनाएं हैं, सूरदास की रचनाएं हैं, तुलसीदास की रचनाएं हैं, कबीरदास की रचनाएं हैं, तो मीराबाई की रचनाएं हैं, महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ये सारी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें से निश्चित है कि 3-4 प्रश्न टेट और सुपर टेट में इन रचनाओं से, कवियों और उनकी रचनाओं से संबंधित आता है। तो इसको भी कवर करना होगा। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तुकांत शब्द, मुहावरे, तद्भव, तत्सम, अन्य महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं सभी इसके अंतर्गत कवर की जाएंगी। और हम लोगों के प्रयास से अगर आप लोगों को थोड़ी भी सहायता मिलेगी, हम लोग तो विश्वास करते हैं कि पूरी सहायता मिले, लेकिन थोड़ी भी सहायता मिलेगी तो हम लोगों का यह जो हम लोगों की मेहनत है ये सार्थक होगी और आप लोगों का लाभ होगा। देखिए, सफलता और असफलता यह आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है। आप कभी भी अपने आप को छोटा न समझें, तुच्छ न समझें। अगर आपने अपने आप को तुच्छ समझा तो फिर आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं। हमेशा अपने आप को आप जितने में हैं बहुत अच्छे हैं, इस तरह की भावना और सकारात्मक सोच के साथ अगर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित है कि सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता से आप तनिक भी दूर नहीं रहेंगे, सफलता आपके पैरों में गिर जाएगी। तो इसके लिए आपको योजनाबद्ध तरीके से समय का समायोजन करते हुए जो समय बचा है उस समय का सदुपयोग पढ़ाई के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर करेंगे तो निश्चित है कि सफलता आपको मिलेगी। देखिए, मैकियावेली का एक कथन है कि कभी भी व्यक्ति को अपने आप को सागर में डूबने का प्रयास करना चाहिए। डूबने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को समाप्त, साहित्य सागर है। मैकियावेली ने कहा था कि ऐ मेरी आत्मा, मैं तेरे साथ और तू मेरे साथ, मिलकर ढूंढो
हमें वहाँ तक चलना है जहाँ तक आज तक किसी भी नाविक ने जाने का प्रयास नहीं किया है। तो हमें क्या करना है? ऐसा करना है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएं और वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए। कोई भी नाविक नहीं साहस किया, बहुत से लोग किए और सफल हुए, तो मैं क्यों नहीं ऐसा कर पाऊंगा? वक्त को समझते हुए वक्त पे एक छोटी सी कविता आपको सुना दे रहा हूँ। वक्त को जिसने न समझा है उसे मिटना पड़ा है, कट गया तलवार से तो कट गया, तलवार से तो बच गया, तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। वक्त को जिसने न समझा है उसे मिटना पड़ा है। तो ये कविताएं हैं और इन कविताओं को अगर अपने जीवन में उतारेंगे, इन छोटे छोटे वाक्यों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित है कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति में ये मददगार होंगी। और जिस दिन आपको अपना लक्ष्य मिल जाएगा, एक सफल व्यक्ति के रूप में आप समाज के सामने आएंगे। आज समाज के लोग आप पे उंगलियां उठाते हैं, कल वही लोग आपसे क्या करेंगे? आपके आगे सर झुकाएंगे। तो ऐसी अपने अंदर भावना लेकर के, अपने आप को तुच्छ न समझ करके, बहुत अपने आप को ऊर्जावान और बहुत अपने आप को अच्छा, समाज का एक अच्छा हिस्सा समझ करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, तो सफलता निश्चित आपके कदम चूमेगी। आप लोग देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों और उनको इससे लाभ मिले और हम लोगों की मेहनत सार्थक हो। तो आप लोग यह प्रयास अवश्य करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप पहुंचाइए। धन्यवाद।